हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल साइंस लर्नर्स टुगेदर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी और रिवीजन टाइम टू टाइम कर रहे होंगे। कल से यानी कि 13 दिसंबर से आपके प्री बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट प्यारे बच्चों। आई होप आप सबके पेपर अच्छे जाएँ, अच्छे आपके मार्क्स प्री बोर्ड में मिले और उसके बाद आपको एक तरीके से पॉजिटिवनेस जो मिलेगी वो आपको मार्क्स अच्छे गेन करने में और भी ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ा देगी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो जैसा कि हमने आपके साथ प्रैक्टिस पेपर के कुछ पार्ट्स शेयर करे हैं, उसी प्रैक्टिस पेपर का आज एक और पार्ट शेयर किया जा रहा है जो कि है पार्ट 3, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का एक पार्ट है जिसमें आपके मोस्टली वो क्वेश्चंस शेयर किए जा रहे हैं जो हर बार आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पेपर बहुत डिफ़िकल्ट नहीं आता है, एग्ज़ाम कभी भी डिफ़िकल्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। सिर्फ आपको अपनी सूझबूझ से उसको पूरा अटेम्प्ट करना होता है और आपको ध्यान ये रखना है कि आपको क्वेश्चन का ईच एंड एवरी पार्ट करना है, उसका एक एक क्वेश्चन करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें। टू द पॉइंट आपको आंसरिंग करनी है, हवाओं में आपको बातें नहीं करनी है, घुमा फिरा के आपको बिल्कुल भी जवाब नहीं लिखना है। आप सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छे आते हैं। नंबरिंग अच्छे से करनी है, जैसे कि मान लीजिए आप पार्ट 1 कर रहे हैं या पार्ट ए कर रहे हैं तो सबसे पहले ऊपर मेंशन कर दीजिए पार्ट ए, उसके बाद उसका जो क्वेश्चन नंबर है वो आप मेंशन कीजिए। आपने आंसर जब करेंगे तो आप ये ध्यान कर ले, आप क्रॉस चेक कर लेंगे इवन कि आपकी आंसरिंग की जो नंबरिंग है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, वो सही होनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है ना कई बार कि आपका आंसर सही भी होता है लेकिन आंसर आपने नंबरिंग गलत की होती है तो आपके मार्क्स वहाँ पर डिडक्ट हो जाते हैं। तो चलिए, ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमारे एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए। लेकिन अभी जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उस सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और साथ में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। जितना हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को आपको पूरा देखना है। आप ये याद रखना, देखो 25 to 30 मिनट्स का ही आपको वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा नहीं बनाती हूँ मैं क्योंकि मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर आप फोकस करोगे तो वो भी फ़ोन को या आप जिस भी सिस्टम के थ्रू अपनी ये क्लासेस लेते हो तो वो आपको माइंड को डिस्ट्रैक्ट करेंगी। तो आपको ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं बना रही हूँ, 25 से 30 मिनट के लिए आपको लिए वीडियो बनाती हूँ। बट इस बार उम्मीद से बनाती हूँ कि आप पूरी की पूरी 25 से 30 मिनट की पूरी वीडियो आप विदाउट स्किपिंग देखते होंगे और आई होप आपको ये काम आ रही होगी, आपकी कहीं ना कहीं जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले आज हम अपना डिस्कस करते हैं। ये अगेन देखिए, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि जो भारत में राष्ट्रवाद है जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उस चैप्टर में से बहुत एक तरीके से हम कह सकते हैं 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। और एक नया जो क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस पेपर में भी आपको दिया हुआ है वो यही है कि अलूरी सीताराम राजू कौन थे। देखिए यहाँ पर भी ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अब डिपेंड करता है कि 3 मार्क्स में पूछा जाएगा या 5 मार्क्स में, आपको उसी हिसाब से इसकी आंसरिंग करनी है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अलूरी सीताराम राजू कौन थे? असहयोग आंदोलन में उनके योगदान का वर्णन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन के पार्ट हैं। सबसे पहले आपको देना है अलूरी सीताराम का इंट्रोडक्शन, यानी कि वो कौन थे। उसके बाद आपको असहयोग आंदोलन के साथ जोड़कर उनका योगदान बताना है, यानी कि असहयोग आंदोलन में अलूरी सीताराम जो थे उनका क्या योगदान रहा है। तो देखिए मैं आपको बार बार बोल रहा था जब हमने असहयोग आंदोलन करा था, चैप्टर में रिवाइज किया था, डिस्कस किया था कि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट हैं क्वेश्चन के, चैप्टर के। दोनों में से एक से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए असहयोग आंदोलन को इन्होंने अलूरी सीताराम राजू के साथ जोड़ दिया। तो सबसे पहले तो हमें बताना है अलूरी सीताराम राजू कौन थे। देखिए आपको मैंने बताया है 5 मार्क्स के आंसर में जब भी आप करोगे तो सबसे पहले एक भूमिका बताओगे, यानी कि जो भी क्वेश्चन में आपको पूछा गया है उसके बारे में बताओगे। उसके बाद आप मेन पॉइंट पर आओगे, फ्लो चार्ट में आंसरिंग करोगे और अपना पूरा आंसर करने के बाद उसका निष्कर्ष जरूर करोगे। यानी कि 5 मार्क्स और 3 मार्क्स में आपको 3 पॉइंट्स का याद रखना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन मीन्स भूमिका, दूसरा आपको क्वेश्चन से रिलेट जो पूछा गया है उसकी आंसरिंग आपने कोशिश करनी है फ्लो चार्ट के थ्रू, और तीसरा जो है आपका होगा निष्कर्ष, यानी कि पूरे आंसर को आप अंत में निष्कर्ष उसका कंक्लूजन कैसे करेंगे उससे रिलेट करता लिखेंगे। तो सबसे पहले जो अलूरी सीताराम थे
अलूरी सीताराम राजू ने आंध्र प्रदेश के गुडेमा पहाड़ियों के आदिवासी किसानों का नेतृत्व किया था। ठीक है, अलूरी सीताराम राजू कहाँ पर थे, आपको ध्यान रखना है, जो आंध्र प्रदेश में गुडेमा की पहाड़ियाँ हैं। देखो यहाँ पर हमें 1 मार्क, एक इम्पॉर्टेंट बात क्या पता चली कि जो गुडेमा पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर है, आपके आंध्र प्रदेश में। आप इसको लिखते जाइए कि आंध्र प्रदेश के गुडेमा पहाड़ियों के आदिवासी किसानों का नेतृत्व किया था। ठीक है, ये तो हो गया अलूरी सीताराम राजू कौन थे। देखिए इसमें आपको इनके बारे में ज़्यादा बहुत कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंट्रोडक्शन जो है वो आपका एक तरीके से हम देख सकते हैं कि 2 नंबर का, 2 नंबर में इतना आपका सफिशेंट है। उसके बाद आपका दूसरा पॉइंट शुरू होता है कि उन्होंने असहयोग आंदोलन में अपना योगदान किस प्रकार दिया। तो देखिए अब यहाँ से आप किस क्वेश्चन को क्या है, आप लेंदी करके लिख सकते हो, बड़ा करके लिख सकते हो, ताकि 5 के 5 मार्क्स आपको मिल सकें। तो यहाँ पर आपको असहयोग आंदोलन के बारे में थोड़ा सा बताना है। देखिए तो अब इस आंसर में सबसे पहले हमने लिखी भूमिका, उसके बाद हमने लिखा अलूरी सीताराम राजू। उनके बारे में जो क्वेश्चन था कि अलूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश की गुड़ीला पहाड़ियों के आदिवासी किसानों का नेतृत्व किया था। अब इसके बाद हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो है असहयोग आंदोलन से रिलेटेड। अब इसमें बताओगे आप असहयोग आंदोलन के बारे में, जिसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ आपको हाफ जो पेज होगा अपनी आंसर शीट का उसके बारे में आप लिख दीजिए कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया एक आंदोलन था, जो कि बेसिकली अहिंसा पर बेस्ड था, और साथ में इसका मेन मोटिव था कि अंग्रेजों के साथ सहयोग ना करना, क्योंकि कहीं ना कहीं गांधी जी का मानना था कि जो अंग्रेज भारत में रह रहे हैं वो उनको रहने में एक बहुत बड़ा रीज़न हम खुद भारतीय ही हैं, क्योंकि हम लोगों के सपोर्ट के बिना, हमारे सपोर्टिंग सिस्टम ही हम लोग थे उनका, हम ही उनसे सामान खरीदते थे, हम ही उनके लिए काम करते थे। तो उन्होंने बोला कि अब आपको इनके साथ सहयोग ही नहीं करना है। और पूरी तरीके से जो असहयोग आंदोलन था, जब हमने इसमें अंतर भी करा था सहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में, तो बेसिकली जो असहयोग आंदोलन था उसमें कानूनों को तोड़ने की मनाही थी। अब जो है इसको हमें अलूरी सीताराम जी के साथ कनेक्ट करना है इस आंसर को। तो अगर हम अलूरी सीताराम जी की बात करें तो सबसे पहले उन्होंने किस प्रकार से अपना योगदान दिया, उनका ना व्यक्तित्व जो था वो बहुत ही रोचक था। रोचक कैसे था भाई, लोगों को अट्रैक्ट करते थे, उन्होंने अट्रैक्ट किया अपनी बातों से, अपने व्यवहार से, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके जो उनका एक आंदोलन था उसमें पार्टिसिपेट करने लगे। दूसरी बात कि लोगों का मानना था कि उनके पास विशेष शक्तियां हैं जिसके कारण वो लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं। तो ऐसे में उनके व्यक्तित्व का लोगों को असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करने में, देखिए हमारे ऊपर ना बहुत सारा प्रभाव पड़ता है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का। और यहाँ पर जो अलूरी सीताराम राजू थे उन्होंने काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट किया था। उन्होंने ये कई बार ये जताने की कोशिश की थी कि मेरे पास जो है बहुत सारी शक्तियाँ हैं, पावर्स हैं, और ये सब कुछ जो हो रहा है, जो आपके देश में अव्यवस्था फैली हुई है उसको दिलाने में, उससे मुक्त कराने में मैं आपको मदद कर सकता हूँ। उसके बाद भाई गांधी जी के प्रशंसक थे। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अब गांधी जी के प्रशंसक थे तो कहीं ना कहीं उनके विचारों से भी वो प्रभावित थे। अब क्योंकि जो अलूरी सीताराम राजू थे वो उनसे ऑलरेडी लोग काफ़ी इफेक्ट थे, तो अलूरी सीताराम राजू जी से इफेक्ट होने का मतलब था कि आम लोगों तक गांधी जी का संदेश जो था वो पहुंचना बहुत आसान था। यानी और उस समय जो था असहयोग आंदोलन था उसको लोगों तक पहुंचाने में, जन जन पहुंचाने में उन्होंने काफ़ी मदद की थी। इस तरीके से आप अपना पूरा आंसर लिखेंगे। ठीक है, अब हम ये 5 मार्क्स का था। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको ना तब करने की कोशिश करनी है जब आपके पास ऑप्शन में कोई और आंसर क्वेश्चन करने के लिए ना हो या आपको ना आता हो। उसके बाद लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना पूछे जाने के बहुत चांस है, क्योंकि थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। बहुत कई बार बच्चे इसको छोड़ भी देते हैं कि जैसे कि जब हमने चैप्टर भी करा होता है तो बहुत सारे बच्चे जब चैप्टर में इनका नाम आता है तो अनदेखा कर देते हैं। लेकिन देखिए चैप्टर से रिलेटेड ईच एंड एवरी पार्ट, जैसा मैं आपको हर बार बोलती हूँ, इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए आप जाके जो भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर है एटलीस्ट उसका पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि वो आपको बहुत काम आएगा। अब हम करेंगे अपने प्रैक्टिस पेपर का सेकेंड क्वेश्चन।
अब आपके सामने हमारा प्रैक्टिस पेपर का सेकंड क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों का विश्लेषण कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और यहाँ पर आपके पूरे चांस बन जाते हैं 5 मार्क्स गेन करने के। अब ये जो क्वेश्चन है आपको पता होगा कि आपके जो इको बुक है उसकी मुद्रा एवं साख, जो चैप्टर 3 है मुद्रा एवं साख का एक पूरा टॉपिक दिया हुआ है रिजर्व बैंक से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप रिजर्व बैंक के बारे में कार्य बताना है। सिंपल है, आपको ज़्यादा कुछ इस क्वेश्चन में देखिए नहीं करना है। तो यहाँ पर क्योंकि बैंक से रिलेटेड ये कार्य है तो सबसे पहले आप इसमें भी भूमिका बताओगे। भूमिका में आप बताओगे कि जो आरबीआई है, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का मुख्य केंद्रीय बैंक है और भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, जिनमें से प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। अब इन कार्यों को आप अगेन फ्लो चार्ट्स के थ्रू दिखाएंगे। देखिए, अगर आप मार्क्स अच्छे से गेन करना चाहते हो, 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स चाहते हो, तो प्लीज़ मैं आपसे हर बार बोलती हूँ आप फ्लो चार्ट में अपनी आंसरिंग कीजिए। तो अब मैं आपको फ्लो चार्ट में इसका आंसर बताऊंगी। तो भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य कार्य जो हैं आप इस तरीके से देख सकते हो। 5 मुख्य कार्यों के बारे में बताया गया है, जिनको मैंने फ्लो चार्ट में दिखा दिया है। देखो, फ्लो चार्ट में ना आपके लिए याद रखना भी बहुत इजी हो जाता है। तो जो पहला कार्य है, आप देखिए फ्लो चार्ट में आपने पहले लिख दिए पॉइंट्स, उसके बाद आप जब एक्सप्लेन करेंगे दोबारा पॉइंट को लिखोगे, अंडरलाइन करोगे, देन एक्सप्लेन करोगे। आप खुद देखिएगा आपके जो आंसर की एक प्रेजेंटेशन है किस तरीके से इम्प्रूव होगी। आप अपने प्री बोर्ड में ही आप अपने मार्क्स में एक डिफरेंस देख सकते हैं। पहला है मुद्रा जारी करना। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे एक्सप्लेनेशन में कि जो आरबीआई होता है, भारतीय रिजर्व बैंक जो होता है, सरकार की ओर से मुद्रा जारी करता है। दूसरा कार्य है इसका ब्याज दरों का निर्धारण। ब्याज दरों का निर्धारण मतलब कि आरबीआई द्वारा ब्याज की दरों एवं ऋणों की शर्तें जो होती हैं उनका निर्धारण किया जाता है, उन पर नज़र रखी जाती है। नज़र कैसे रखी जाती है कि कोई भी बैंक जो जितनी दी गई है, दर जो दी गई है, उससे अधिक पर ब्याज ना उससे अधिक ब्याज पर ऋण ना दे। तो इस बात का आरबीआई पूरे तरीके से ध्यान रखते हैं ताकि जो कस्टमर्स होते हैं उनका किसी प्रकार से कोई शोषण ना हो सके। तीसरा है आपका नगद राशि का संचयन। अब नगद राशि देखिए, आपको जब हमने ये चैप्टर करा था मुद्रा एवं साख, ऑलरेडी मैं आपके साथ पूरा चैप्टर डिस्कस कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर जो था आरबीआई क्या करता है कि बैंक कितना नगद अपने पास रखेंगे इसकी पूरी डिटेल हमेशा अपने पास रखता है। याद रखता है कि जो एक डिसाइडेड है उससे अधिक कोई भी बैंक नगद के रूप में अपने पास ना रखे, इसकी जो पूरी जानकारी रखता है वो कौन रखता है? आपका आरबीआई। दूसरा है आपका मौद्रिक नीति की समीक्षा। कौन सा कार्य आपका? मौद्रिक नीति की समीक्षा। यहाँ पर भी आप एक्सप्लेनेशन में लिखोगे कि जो आरबीआई होता है वो मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है। नेक्स्ट आप लिखोगे बैंक व सहायता समूह पर नज़र रखना। नेक्स्ट क्या है? बैंक व सहायता समूह पर नज़र रखना। आरबीआई का मुख्य कार्य होता है, प्रमुख कार्य होता है कि बैंक व समितियों की कार्य प्रणाली पर नज़र रखेगा। तो यहाँ पर आरबीआई के जो कार्य हैं वो हमने डिस्कस करे। अब देखिए, इनको करने के बाद आप यहाँ पर लिखोगे, अंत में निष्कर्ष लिखोगे कि इन महत्वपूर्ण कार्यों की वजह से ही जो हमारा आरबीआई है इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। अब हमारा एक और बहुत ही एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन, जो आपको फिर से मैं वही बोलूँगी कि क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है, चाहे तो संघीय व्यवस्था के बारे में पूछेंगे या आपको एकात्मक व्यवस्था के बारे में पूछ लेंगे, दोनों के बारे में ही आपको पता होना चाहिए। ये जो आपका क्वेश्चन है ये भारत का जो सिविक्स की जो बुक है आपकी, उसके सेकंड चैप्टर यानी कि संवाद से लिया गया है। मैं आपको चैप्टर का नाम इसलिए बताती हूँ बच्चों ताकि आपको ना कोई भी कन्फ्यूजन हो अगर इन केस आगे चल के, तो आप ना जब चैप्टर का नाम याद रखोगे तो उसमें आपको कहीं ना कहीं आपके माइंड में जो स्टोरी होती है उस चैप्टर से रिलेटेड जो आपने कंसेप्ट्स पढ़े होते हैं वो याद आते हैं। तो जब वो कंसेप्ट्स याद आते हैं तो आप उनको अच्छे से आंसर कर पाते हो और आपके माइंड में जो आपने कुछ रिवाइज करना होता है या कई बार हम पॉइंट्स को भूल जाते हैं तो याद हमें आ जाता है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो है भारत जैसे विशाल एवं विविधतापूर्ण देश में। अब आपने ध्यान रखना है, भारत जैसे विशाल, विशाल मतलब बड़ा,
विविधतापूर्ण, जहाँ पर अलग अलग जो अलग होकर भी एक है। देश में जहाँ संघीय व्यवस्था के महत्व को समझाइए। अब आपको यहाँ पर सबसे पहली बात तो संघीय व्यवस्था के बारे में आपको भूमिका में बताना होगा। इस आंसर में भी आप सबसे पहले भूमिका के बारे में बताएंगे। भूमिका के बाद आप जो मेन पॉइंट है उसका फ्लो चार्ट दिखाएंगे। फ्लो चार्ट के बाद अगेन आप इसके निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन लिखेंगे। आप बच्चों एक बार ना इस तरीके से अपने पेपर को करके देखिएगा और आपको खुद से ना अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। आप अपने पेपर को जब अपनी आंसर शीट्स को देखोगे ना तो एक तरीके से आपका कॉन्फिडेंस लेवल वो बढ़ेगा जब आप अपने मार्क्स को बढ़ा हुआ वहाँ पर देखेंगे, क्योंकि प्रेजेंटेशन ना हमारे मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यही कारण होता है कि कई बार दो बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स जो हैं बराबर की मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक उनमें से 100 आउट ऑफ 100 लेके जाता है और एक 95 90 पर रुक जाता है। उसका कारण ये कहीं ना कहीं इसकी प्रेजेंटेशन में भी जो है कमी रही होगी या दोनों की प्रेजेंटेशन में अंतर होता है। तो जो सबसे पहले संघीय व्यवस्था क्या है, तो संघीय शासन व्यवस्था में सत्ता का वितरण 2 या 2 से अधिक स्तर पर किया जाता है। ठीक है, आप देखते हैं कि जो सत्ता होती है, पावर जो होती है, उनको 2 या 2 से अधिक पार्ट्स पे स्तर पर जब बांट दिया जाता है तो हम उस व्यवस्था को कहते हैं संघीय व्यवस्था। उसके बाद संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार, यानी कि सर्वोच्च सत्ता किसके पास होगी, आपकी केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और उसके विभिन्न छोटी इकाइयों के मध्य बटी होती है। आम तौर पर इसमें एक सरकार पर पूरे देश के लिए होती है जिसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, और उसके फिर होती है राज्य या प्रांत स्तर की सरकारें होती है जो शासन के कामकाज को, यानी कि जो रोज़मर्रा के या दैनिक कामकाज को नज़र रखती है। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में जो पूछा गया आपके संघीय व्यवस्था का महत्व। अब आपको संघीय व्यवस्था का महत्व पूछा जाए या उसकी विशेषता पूछी जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको ध्यान रखना है जैसे जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी आपके आंसर की लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगी। इट्स टोटली अप्स टू यू कि आपको किस तरीके से अपनी आंसरिंग करनी है। तो अगर हम पहली बात करें महत्व की, तो देखिए इसमें आपका पहला पॉइंट क्या है, हमने जैसे पहले बताया कि संघीय शासन व्यवस्था होती है जहाँ पर जो सत्ता होती है, जो सत्ता का वितरण होता है 2 या 2 से अधिक स्तर पर होता है। जैसे कि हम सबसे अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं कि केंद्रीय स्तर पर अलग सरकार का होना और राज्य या प्रांतीय स्तर पर अलग सरकार का होना। अब देखिए अगर सत्ता को संघीय व्यवस्था नहीं होगी तो वहाँ पर पावर्स जो होंगी किसी एक गुट, एक दल या एक व्यक्ति के हाथ में हो जाएंगी। अब ऐसे में क्या होगा कि व्यक्ति अपनी जिस एक के हाथ में पावर्स होती है वो अपनी मनमानी करने लगता है। अब ऐसे में क्या होता है कि जब संघीय व्यवस्था होती है तो वहाँ पर सत्ता जो है केंद्रीय और राज्य स्तर पर बटी हुई होती है। अब आपको पता है भारत क्या है, बहुत बड़ा देश है। अगर वहाँ पर पूरी की पूरी पावर्स हम या तो आपकी केंद्र सरकार को दे दे या सिर्फ और सिर्फ किसी एक राज्य पर्टिकुलर राज्य की सरकार को दे देंगे तो बाकी जो हमारा पूरा देश है वो प्रॉब्लम्स को फेस करेगा, क्योंकि इतने बड़े देश के लिए इतने बड़े स्तर पर किसी एक सरकार का होना सफिशिएंट नहीं होता है। तो सबसे पहले तो देश की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। सुचारू रूप से कैसे चलती है कि भाई क्योंकि शक्तियों का बंटवारा होता है तो कोई भी अपनी मनमानी यहाँ पर नहीं करता है। दूसरी बात कि कई बार क्या होता है ना, केंद्र जो है केंद्र सरकार राज्य सरकारों के मामलों में मतलब हस्तक्षेप जो है अनवांछनीय तरीके से नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की पावर्स डिवाइडेड होती है। तो केंद्र सरकार यहाँ पर जो राज्य सरकार को दी जाने वाली पावर्स होती है उसमें इंटरफेरेंस करने से बच जाता है या राज्य सरकार उसके उस प्रभाव से बच जाते हैं, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपनी अपनी पावर्स का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि अलग अलग स्तरों की सरकार बेशक होती है लेकिन जो नागरिक समूह पर लेकिन एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। अब केंद्र सरकार अलग होगी, राज्य सरकार अलग होगी, लेकिन दोनों किस पर शासन करेंगे, आपकी एक ही नागरिक पर
समूह पर वो शासन करती हैं। उसके साथ ही संघीय व्यवस्था की एक और महत्व क्या है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को विशेष प्रकार का आदेश नहीं दे सकती है, क्योंकि सब कुछ हमारे संविधान में लिखा होता है, लिखित रूप में वर्णित होता है। इसलिए जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार को किसी भी तरीके का आदेश, विशेष प्रकार का कोई आदेश, आपने ध्यान रखना है, विशेष प्रकार का कोई आदेश नहीं दे सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियाँ होती हैं, अपनी पावर्स होती हैं, और जिनके लिए वह खुद से जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। इसीलिए संघीय शासन व्यवस्था जो है एक महत्वपूर्ण व्यवस्था यहाँ पर बन जाती है। यहाँ पर राज्य सरकार के पास भी अपनी पावर्स यूज़ करने का देखिए राइट होता है, एक तरीके का एक वातावरण होता है कि जहाँ पर वो खुल के अपनी जनता के लिए अपनी पावर्स का यूज़ करके अपनी जनता के हित में कार्य कर सकता है। अब उसके बाद इस क्वेश्चन को करने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे जो है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप ये लिखोगे कि संघीय व्यवस्था बेहतर होती है, या संघीय व्यवस्था में निम्नलिखित विशेषता या महत्व होता है जिस प्रकार से भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में यह अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। एक और हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ये फिर से मैं रिपीट करूँगी, भारत में राष्ट्रीयवाद आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका पेपर के पर्पज़ से। तो प्लीज़ आप इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का ईच एंड एवरी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो एक क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीयवादी आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका और उनके संघर्ष के तरीकों पर चर्चा कीजिए। बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा घुमा दिया है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने तो या तो असहयोग आंदोलन पढ़ा है या सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ा है, हमने उनकी भूमिका नहीं पढ़ी। तो बच्चों आपको ना कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर अगर सीधे सीधे ना देकर उन्हीं आंदोलनों के बारे में और साथ में उनके जो संघर्ष के तरीके थे, जैसे कि आपका अनशन करना, आपका सत्याग्रह करना, असहयोग करना, इन तरीकों के बारे में ही आपको बताना है। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे कि महात्मा गांधी जी जो हैं 1915 में भारत देश यानी कि अपने देश में वापस लौटते हैं। जिस समय वो भारत आते हैं तो भारत की जो स्थिति होती है आपको पता है कि बहुत ख़राब हो चुकी होती है। अंग्रेज़ों का एक तरफ शासन चल रहा होता है, दूसरी तरफ वहाँ पर विश्व में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है। और महात्मा गांधी जब आते हैं तो वो अपने द्वारा क्या करते हैं, सबसे पहले कि 1917 में, यहाँ पर आपको क्वेश्चन को देखो कैसे लिखना है कि पहला क्वेश्चन क्या आपका कि भारतीय राष्ट्रीयवादी आंदोलन में महात्मा गांधी जी की भूमिका और उनके संघर्ष के जो तरीके हैं उनकी चर्चा करनी है। तो महात्मा गांधी जी ने क्या करा था, किस प्रकार से करा था। देखिए, उन्होंने आंदोलन चलाए थे, उन्होंने सत्याग्रह किया था, उन्होंने अनशन किए थे, है ना। तो इन सब के बारे में आपको बताना है, लेकिन सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बताना है। तो सबसे पहले उन्होंने जो 1917 में पहले उनका आप सत्याग्रह का जो विचार था वो बताओगे। फिर संघर्ष का तरीका, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है उनका, अहिंसा। ठीक है, अहिंसा के बारे में बताओगे। ये तो थे उनके संघर्ष के तरीके। तो सत्याग्रह के बारे में क्या बताओगे कि सत्य तथा अहिंसा पर आधारित एक नए जो जन का आंदोलन करने का रास्ता उन्होंने तय किया था। सत्याग्रह मतलब सच, अगर आपकी लड़ाई सच के लिए है तो आपको किसी भी प्रकार के हिंसात्मक साधनों का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ अहिंसा, गांधी जी का मानना था कि हमारी लड़ाई सच के लिए है, सत्य के लिए है, तो उसमें किसी प्रकार के कोई हिंसात्मक साधनों की ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है। आपको अपनी लड़ाई सच के लिए लड़नी है तो आप उसमें विजय होगे ही होगे। फिर तीसरा उनका संसाधन या जो तरीका था क्या था, आंदोलन करना, जिसमें आंदोलन में आप उनके कौन कौन से आंदोलन बता सकते हो। आपका असहयोग आंदोलन, आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये 2 मेन आंदोलनों के बारे में आप बताओगे। तो उन्होंने जो सत्याग्रह की हम बात कर रहे हैं, तो सत्याग्रह कहाँ कहाँ पर करा। सबसे पहले चंपारण यानी कि बिहार में है, जो कि 1917 में दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ
नील की खेती करने वाले किसानों को प्रेरित करने के लिए किया था। तो सबसे पहले उन्होंने कहाँ पर करा था? चंपारण। चंपारण कहाँ पर है? बिहार में। कौन सी ईयर में करा था? 1917 में। इतनी फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। किसके लिए किया था? नील की खेती करने वाले किसानों के लिए। ठीक है, आपको रिपीट कर रही हूँ मैं। गांधी जी द्वारा जो पहला सत्याग्रह था वो 1917 में किया गया था। चंपारण में किया गया था। चंपारण आपका बिहार में है। और किसके लिए किया था? नील की खेती करने वाले किसानों को प्रेरित करने के लिए। नेक्स्ट फिर आपका आया 1917 में ही गुजरात में। गुजरात की कौन सी जगह थी? खेड़ा। मैप में भी भरने के लिए आता है आपको, देखो चंपारण भरने के लिए आता है आपको, खेड़ा भरने के लिए आता है, और जो हम नेक्स्ट करेंगे अहमदाबाद, उसके बारे में भी मैप में आपको फिल करने के लिए आता है। तो 1917 में उन्होंने खेड़ा में जो करा था वो करा था आपके गुजरात। खेड़ा कहाँ पर है? गुजरात में। किसके लिए किया था? किसानों को कर में छूट दिलवाने के लिए उनके संघर्ष में समर्थन। नेक्स्ट था आपका अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ पर? गुजरात में। कब किया था? 1918 में। किसके लिए करा था? कपड़ा कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के समर्थन में। तो ये सबसे पहले आप उनके सत्याग्रह के बारे में बताओगे। अब किसके बारे में बताओगे? आप बताओगे उनके आंदोलन के बारे में। आंदोलन कौन कौन से थे उनके? असहयोग आंदोलन, आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। यहाँ पर आप बताओगे असहयोग आंदोलन के बारे में। आप जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे बता सकते हो कि असहयोग आंदोलन को क्यों चुना था। क्योंकि भारत में जो ब्रिटिश शासन की व्यवस्था थी या स्थापना थी भारतीयों के सहयोग से हुई थी। वहीं पे गांधी जी बार बार प्रेरित करते थे कि भारतीय अपना सहयोग वापस ले लें तो ब्रिटिश शासन यहाँ से चला जाएगा। और तीसरा था हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने दांडी मार्च यानी कि दांडी यात्रा के माध्यम से शुरुआत करी थी। तो आई होप ये जो हमने आज देखिए, हमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं डिस्कस करने हैं, हमें उतना ही करना है जितना हमारे लिए सफिशिएंट है। क्योंकि सिर्फ हमारे पास एक ही सब्जेक्ट नहीं है लर्न करने के लिए, हमारे पास बाकी के सब्जेक्ट्स भी हैं। मैथ्स भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, संस्कृत भी है, साइंस भी है। तो आपको सब सब्जेक्ट्स को अपना एक टाइम देना है। आप अपना अगर आप कोशिश करो टाइम टेबल बनाने के लिए, टाइम टेबल नहीं बना रहे हो तो एटलीस्ट इतना आप एक तय कर लो कि आज मुझे 4 से 5 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। और देखो बच्चों, अगर आप ना पूरे दिन बैठे रहो किताब लेके कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप दिन में 2, मैं तो बोलती हूँ आप 4 घंटे भी छोड़ो, दिन में 2 से 3 घंटे भी अगर आप मन लगाकर एकाग्र होकर पढ़ लेते हो ना तो वो आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। तो आपको ध्यान रखना है, जितने भी क्वेश्चन हमने करे हैं आज के वीडियो में, आपको सारे के सारे मेन पॉइंट्स के साथ लिखने हैं, उनको रिवाइज करना है। और आप खुद से देखिएगा जब आपका सोशल साइंस का अभी प्री बोर्ड होगा, वहाँ पर आपका एक जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना, इन्हेंस होगा, बढ़ेगा। आप जब वो क्वेश्चंस देखोगे जो आप ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हो। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से क्वेश्चन से रिलेटेड या चैप्टर से रिलेटेड चाहते हो, आपको कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है। और साथ में अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। और साथ में आपको सिर्फ इतना ही बोलूँगी, अब आपके एग्ज़ाम के डेज़ आ चुके हैं, नज़दीक हैं, तो इधर उधर से अपना ध्यान हटा लीजिए और अपना एक जो मोटिव है उसको आप निश्चिंत कर लीजिए, और वो है आपका प्री बोर्ड में और उसके बाद बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ, आपके अपने चैनल सोशल साइंस लर्नर्स टुगेदर में।